हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जबकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे कहने पर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपकी जो फिजिकल की तैयारी है ना, एक नंबर की हो जाएगी। आगे बात करूं, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, तब ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। ये आपका सिलेबस है, 10 चैप्टर आपके सिलेबस में, आपको पता है 10 के 10 चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जो बार बार आ रहे हैं, वो इस वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। बस आपको देखनी एंड तक है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के पहले विभिन्न समितियों के कार्य का वर्णन कीजिए। आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद बहुत सारी समितियां काम कर रही होती है। समितियां नहीं बदलती, बस उनके हल्के फुल्के काम बदलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन जो आया ना आपके एग्जाम में वो आया भाई, टूर्नामेंट से पहले की जो समिति है उनका काम क्या होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ना कि दौरान का और ना ही बाद का। फिर भी अगर आप ये समझ जाते हो ना कि भाई टूर्नामेंट से पहले इनके क्या काम होते हैं, तो आप दौरान के भी लिख दोगे और उसके बाद के भी लिख दोगे, ठीक है। अगर बात करें वन के कार्यों की, तो सबसे पहली जो समिति आती है ना, वो आयोजन, जिसको हम प्रबंधन समिति भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे इवेंट का जो काम है उसका आयोजन करने का, वो इसी समिति का होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, लगभग 1 महीने पहले ही बाकी जितनी भी समितियां हैं उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप देती है, ध्यान रखना। इसलिए इसको आयोजन समिति या प्रबंधन समिति भी कहते हैं। दूसरी समिति की बात करूं, प्रचार समिति। नाम से पता चल रहा है, जो कि पब्लिसिटी यानी प्रचार करने का काम करे, कि भाई जो प्रतियोगिता है उसकी डेट क्या है, कहाँ पर होने वाली है ना। तो इवेंट से रिलेटेड या टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक फैलाने का काम कौन करती है? प्रचार समिति ही करती है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्रय समिति की, तो प्रतियोगिता में यूज होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उपकरण है ना, जो यूज करने वाले हैं खिलाड़ी, तो उसको पहले से ही खरीद लेना चाहिए और उनको चेक भी कर लेती है कि भाई वो ठीक है या नहीं है। तो वो किसका काम है? क्रय समिति का है। ऐसे ही खेल मैदान और उपकरण समिति, तो भाई जो ये समिति है ना, प्रतियोगिता से पहले ही मैदान को तैयार करती है, ठीक है। अब जैसे ही टूर्नामेंट होता है ना, तो टूर्नामेंट से 2 दिन पहले ही इस ये मैदान को तैयार कर लेना चाहिए, करना होता है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? समिति की होती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करूं, सजावट तथा समारोह समिति, तो भाई जहां पर भी ये टूर्नामेंट होना है या कंपटीशन होना है, तो उसकी सजावट की जितनी भी जिम्मेदारी है वो इसी ही समिति की है, ठीक है। मतलब कि कहाँ पर कितनी सजावट करनी है, ये नहीं कि एक जगह पे सारी सजावट झोंक दी। जहां पर जितनी नीड है उसके हिसाब से सजावट करनी है। जैसे कि मैदान में, स्टेडियम में, मंच पर सजावट की आवश्यकता होती है, तो यह समिति करती है। आगे बात करें भोजन तथा आवास समिति, तो ये समिति बेसिकली चेक करती है कि वही प्रतियोगिता से पहले, है ना, चेक कर लेती है कि कितने खिलाड़ी हैं, है ना, कितने ऑफिशियल्स आने वाले हैं, कहाँ पर वो रहेंगे, क्या खाएंगे, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। सारा काम किसका होता है? भोजन तथा आवास समिति का होता है। आगे बात करें प्राथमिक चिकित्सा समिति, तो प्रतियोगिता के समय भाई चोट भी लगती है, आपको पता है। तो फर्स्ट एड की व्यवस्था करना, क्या फर्स्ट एड मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने का काम भी इस समिति का ही होता है। तो मतलब भाई चोट लगने पर जो भाई प्राथमिक चिकित्सा में जो भी सामान चाहिए होता है ना, तो उसको पहले से अरेंज कौन करती है? ये समिति ही करती है, ध्यान रखना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो इसमें। तो भाई इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का अर्थ आपको बताना है, इसके उद्देश्य और महत्व आपको बताना है, ठीक है। और तो इंट्राम्यूरल की बात करूं, तो नाम से पता चल रहा है इंट्राम्यूरल, है ना भाई। यानी कि जो ऐसा खेल, ये ऐसा टूर्नामेंट, ऐसा ऐसा कंपटीशन जो 4 दीवारी के अंदर खेला जा रहा है। तो 4 दीवारी किसकी भाई? ये 4 दीवारी हो सकती है एक स्कूल की, ठीक है, एक कॉलेज की, और एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है, यूनिवर्सिटी के भाई, या कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सा भी हो सकता है। तो इनकी ही 4 दीवारी के अंदर ही जो है ये खेल खेले जाते हैं, और जो पार्टिसिपेंट होंगे ना, वो या जो खिलाड़ी जिसको हम कह सकते हैं, वो इन्हीं के होंगे, उसी स्कूल के होंगे, उसी कॉलेज के, उसी इंस्टीट्यूट के, या उसी यूनिवर्सिटी के होने वाले। कोई दूसरा कॉलेज या दूसरे स्कूल का बच्चा जो है खिलाड़ी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये इंट्राम्यूरल गेम होते हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें इसके उद्देश्य की, तो विद्यार्थियों को कोई खेल कूद के अवसर प्रदान करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो ये इसका इसलिए इंट्राम्यूरल जो है भाई गेम कराए जाते हैं। खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करना, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना,
उनके अंदर टीम वर्क हो गया, सहयोग की भावना यानी कोऑपरेशन की भावना विकसित करने का काम जो है बेसिकली इंट्राम्यूरल के थ्रू करा जाता है। यही क्या इसके पर्पस है। आगे बात करें एक्स्ट्राम्यूरल की, और देखो महत्व में भी जब आप आओगे ना, मैंने महत्व नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जो उद्देश्य है लगभग वही इसके क्या है, महत्व है। तो आप महत्व कैसे लिखोगे कि विद्यार्थियों को खेलकूद के अवसर प्रदान करता है, कौन, इंट्राम्यूरल। तो ये इसका महत्व भी है, तो ये ध्यान रखना, महत्व उद्देश्य लगभग एक ही है। आगे चले एक्स्ट्राम्यूरल की, तो इंट्राम्यूरल का बिल्कुल अपोजिट आप कर दो। अपोजिट करने का मतलब क्या, जो चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं वही क्या हो जाते हैं, आपके एक्स्ट्राम्यूरल हो जाते हैं। चार दीवारी के बाहर का मतलब यानी कोई एक स्कूल के बाहर खेले जा रहे हैं, कोई एक ए स्कूल है ना। अब मान लो ये जो ए स्कूल के खिलाड़ी है ना, ये दूसरे स्कूल में जाके यानी बी स्कूल में जाके क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो गया ना, जो ए स्कूल के बच्चे वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यानी कि ये चार दीवारी के बाहर का खेल हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। और ये इंट्राम्यूरल से थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 या 3 जितने भी स्कूल हो सकते हैं उसके खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो उसमें वो सारी गतिविधि आ जाती हैं जो विद्यालय के बाहर खेली जाती है या कॉलेज के बाहर खेली जाती है। और इसमें जो है भाई 2 या 2 से ज़्यादा है ना विद्यालय संस्था है कोई, उसके खिलाड़ी आपस में टूर्नामेंट, उनके बीच में टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। उद्देश्य की बात करूं तो इंट्राम्यूरल में ठीक है भाई खेल के अवसर प्रदान करे जा रहे हैं, लेकिन इन एक्स्ट्राम्यूरल में मैंने बताया आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है, ये इंट्राम्यूरल से एक्स्ट्रा है। तो बड़े लेवल पर क्या करना भाई, हाई परफॉर्मेंस हासिल करवाना खिलाड़ियों को, उसके लिए एक्स्ट्राम्यूरल कराया जाता है। अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करना, मतलब कि भाई सारे एक ही हैं। इंट्राम्यूरल में क्या होता है ना, सब सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, सारे साथ आ जाते हैं। तो एक्स्ट्राम्यूरल के थ्रू क्या करना है, एकीकरण की भावना, टुगेदरनेस की भावना जो है सिखानी है। और खेलों में करियर चुनने के अवसर प्रदान करना चाहता है भाई एक्स्ट्राम्यूरल। और खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये बेसिकली क्या है, अपने एक्स्ट्राम्यूरल के उद्देश्य हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में बार बार। बस फर्स्ट चैप्टर से आपको इतना ही करना है और कुछ मत करना। सेकंड चैप्टर की बात करूं, आसन संबंधी विकृतियां आपको बतानी है। तो सपाट पैर जिसको हम फ्लैट फिट भी बोलते हैं, घुटनों का टकराना जिसको हम नौकनीस, धनुषाकार टांगे, बोल एग्स, झुके हुए कंधे, आगे की ओर कुबड़, स्कोलियोसिस और पीछे की ओर कुबड़, ये क्या है, सारी आसन संबंधी विकृतियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी आपके सामने दिख भी रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाती है। अगर मैं बताऊं सबसे ज़्यादा कौन सी रिपीट होती है, तो आपके भाई सपाट पैर हो गया आपका, ठीक है, घुटने टकराना हो गया, स्कोलियोसिस, ये कुछ ऐसे हैं। और जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो धनुषाकार टांगे, ये 3 जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। तो घुटने का टकराना और के लक्षण और उसके सुधारात्मक उपाय बताने हैं आपको, ठीक है भाई। यानी कि जो घुटने टकराने वाली दिक्कत है, ठीक है, जिसको हम नौकनी भी कहते हैं, तो उसके लक्षण क्या है भाई, सिम्टम जिसे हम कहते हैं, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लक्षण की बात करें सबसे पहले, तो लक्षण में आप क्या लिख सकते हो, लक्षण में आप लिख सकते हो कि भाई खड़े जब होते हैं ना हम, तो दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, या फिर हम और दौड़ते भी हैं, चलते हैं, तो घुटने आपस में वहाँ भी टकराते हैं भाई, ये तो लक्षण हो जाएंगे। ठीक कैसे कर सकते हैं, घुड़सवारी कीजिए भाई। क्यों, घुड़सवारी करने से क्या फायदा होगा, जब आप घोड़े पर बैठोगे तो आपका एक पैर इस साइड रहेगा, एक पैर आपका इस साइड रहेगा, तो बन गया ना बीच में गैप। आपको गैप ही तो बनाना है, क्योंकि आपके बीच में गैप ही तो खत्म हो गया दोनों पैरों के बीच में, जब घुटने टकरा रहे हैं आपके, तो वो गैप बढ़ाना है। तो गैप कैसे बढ़ाओगे, घुड़सवारी करके, साइकिल चला के, पद्मासन करके, गोमुख आसन करके। और दोनों पैरों के बीच में क्या रखना है, आपको तकिया रखना है। तकिया रख के सो जाओ आप, जब भी सो रहे हो बीच में घुटनों के बीच में तकिया रखो और सो जाओ। तो इससे क्या रहेगा, आपके घुटनों के बीच में गैप बनने की कोशिश होगी। तो ज़्यादा समय तक जब आप ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा भाई, इससे आपकी जो नोकनी वाली यानी घुटनों के टकराने वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। आगे चले, धनुषाकार टांगे के लक्षण बताने और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं आपको बताना है। तो धनुषाकार टांगे में देखो जैसे होता क्या है, घुटने टकराने वाले में घुटने टकरा रहे हैं, लेकिन धनुषाकार टांगों में क्या है, यहाँ पर गैप बहुत बढ़ जा रहा है घुटनों के बीच में, और धनुषाकार जैसी आकृति बन रही है, ठीक है। तो धनुषाकार टांगे के लक्षण और सुधारात्मक उपाय आपको बताने हैं। तो ये एक आसन संबंधी विकृति है, मतलब कि भाई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ये, अगर इंग्लिश में बताना चाहूँ तो। इसमें क्या होता है, जो टांगे है ना बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, और इसमें चलने और दौड़ने में समस्या आती है। मैंने बताया भाई
धनुषाकार टांगे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पैरों के बीच में गैप बन जा रहा है और जो आपका घुटना है थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ दिखता है, थोड़ा सा मतलब यूं दिखता है, और टांगे यूं होनी चाहिए, थोड़ी यूं दिखती है बाहर की तरफ। ठीक है, अगर पीछे इमेज हो तो देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो, जो ये है ना, देखो ये आपका है, यहाँ पे कितना गैप बन गया, ये आपकी क्या है भाई, ये धनुषाकार टांगे हैं। लक्षण की बात करूं तो टांगों की जो आकृति है वो धनुष के आकार की जैसी हो जाती है बिल्कुल, है ना, और दोनों घुटनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। ठीक कैसे कर सकते हैं, विटामिन डी युक्त भोजन लो, रेत पर दौड़ो और अभ्यास करो। ठीक है, बार बार इन्हीं चीज़ों का, रेत पर दौड़ने का अभ्यास बार बार करो। और अब होता क्या है ना, देखो अब ये जो आपको दिक्कत है, ये वाली धनुषाकार टांगों वाली दिक्कत है, ये बेसिकली बोन डिफॉर्मिटीज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हड्डियों, यहाँ पर हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तब ये वाली दिक्कत आ रही है। तो विटामिन डी युक्त तो खाना अगर आप लोगे ना तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह आपको जो है मिलेगा, जिससे आपकी जो हड्डी है वो मजबूत होगी और आपको धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। झुके हुए कंधे की बात करूं, ये अगली डिफॉर्मिटीज है, यानी आसन संबंधी विकृति है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंधे हैं वो गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो झुके हुए कंधे, या ध्यान रखना इसमें आपके थोड़े जो कंधे हैं वो आगे की तरफ झुके हुए प्रतीत होते हैं, तो इसको हम ये वाली विकृति बोलते हैं। तो झुके हुए कंधे के कारण क्या है, या तो आपको अनुवांशिकता का भी एक कारण, अनुवांशिकता का कारण हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको पेरेंट्स से मिली है, और झुकी अवस्था में उठना बैठना, बार बार आप ऐसे ही उठ रहे हो और ऐसे ही चल रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, व्यायाम ना करने से भाई, आप एक तो आप ऐसी अवस्था में चल ही रहे हो और व्यायाम भी नहीं कर रहे हो, तो आपको ये लंबे समय तक रहेगा फिर ये। झुके हुए कंधे के भाई लक्षण क्या है, तो कंधे गोल होकर ये आगे की तरफ झुके हुए दिखते हैं हमको। और आगे चले, कंधे और कान एक सीध में नहीं दिखते, जैसे कि भाई मैं खड़ा हूँ, मेरे कंधे और मेरे कान एकदम सीध में है, लेकिन जिसके कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुके हुए प्रतीत होते हैं, तो क्या होता है, उनके कंधे और जो कान है वो एक सीध में नहीं दिखते हैं। आगे चले, जो अगला क्वेश्चन है आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी वॉइस आप सुन लो। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा कलर लेना था। तो सावधानियां बेसिकली क्या बरतनी चाहिए भाई, कभी भी झुकी हुई स्थिति में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, और कभी भी झुकी स्थिति में नहीं चलना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए, ना ही चलना आपको चाहिए। और जो बहुत टाइट कपड़े होते हैं वो भी आपको नहीं पहनने चाहिए, अधिक तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तंग कपड़ों का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइट कपड़ों से है। आगे चले, सुधारात्मक उपाय की बात करूं तो मतलब ठीक कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो रस्से पर लटको भाई, रस्से पर लटको ऐसे करके। ठीक है, या आप एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, मतलब एक डंडा होता है, उस पर भी लटक सकते हो आप। कंधे वाला व्यायाम करना, जिसमें कंधों कंधों में वैसे मुड़ाई आती हो बार बार, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, और चक्रासन करना है आपको, और धनुरासन करना है। ये क्या है, कुछ ऐसे आसन है, कुछ तरीके हैं जिससे आप जो है गोल कंधे वाली जो प्रॉब्लम है, जिसको आप झुके हुए कंधे ही बोल सकते हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, आगे तथा पीछे की ओर कुबड़, तो ये क्या है भाई, आ, तो इसमें क्या होता है, तो जो व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है उसका आगे या तो पीछे की तरफ कुबड़ निकल सकता है। देखो जैसे कि मैं बोलूँ, आगे की ओर कुबड़ ये हो गया, पीछे की ओर कुबड़ ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आगे तथा पीछे की ओर कुबड़ एक ऐसी समस्या जिससे व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। आप देख भी सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है, ये नॉर्मल स्पाइन है। ठीक है, इतना कर्व होता है, लेकिन अगर कर्व ऐसा हो जाए, है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसको हम काइफोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काइफोसिस भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में काइफोसिस लिखा है तो उसका मतलब आगे तथा पीछे की ओर कुबड़, ये ध्यान रखना। अब इस कुबड़ के कारण क्या है भाई, है ना, आप ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि बिल्कुल भी बैलेंस्ड डाइट नहीं है, मतलब कि आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और मांसपेशियों में समस्या आपके पहले से ही, तो ये आपको कुछ दिक्कत है जिस वजह से आपको जो है कुबड़ हो सकता है। या आप बार बार भाई ऐसे चलते हो बिल्कुल ही, तो भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना। आप लक्षण क्या है, पीठ पर कुबड़ निकल सकता है भाई, यहाँ पर। ठीक है, कुबड़ निकल सकता है, छाती पर कुबड़ निकल सकता है, यानी ये वाला कुबड़। ठीक है, ध्यान रखना है। और ऐसी एक रीजन और भी होता है कि भाई छाती पे अगर कुबड़ निकल रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि कोई आपने देखो कुछ बंदे बार बार उनको चलने के, ऐसे चलने की आदत हो जाती है, ऐसे ऐसे चलने की उनको आदत हो जाती है, तो इससे भी ये जो है भाई कुबड़ निकल सकता है, ध्यान रखना।
तो ज़्यादा चौड़ी छाती करके नहीं चलनी चाहिए। सावधानियों की बात करूं तो भाई मोटापे से बचना चाहिए। तो ऐसा आप खाना खाओ जिससे एक्स्ट्रा फैट जो है आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। और भार ढोते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। जब भी आप भार ढो रहे हो तो ऐसे चलो, ठीक है, क्या चलो, ऐसे चलो सीधा, ना कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत चलो, तो दिक्कत हो सकती है। और बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार लेना चाहिए। तो ये क्या सावधानी है आपके लिए। ठीक कैसे कर सकते हैं, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। और ऐसे व्यायाम करो या योग करो जिससे जो है आपकी जो कुबड़ है वो ठीक होए, ठीक है, ध्यान रखना है। स्कोलियोसिस, जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक नाम बताऊं जिससे आप ये ठीक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे तड़ासन कर सकते हो, ठीक है, तड़ासन कर सकते हो। और बेसिक तड़ासन याद रख लो जिससे जो आपके ठीक हो सकता है। स्कोलियोसिस की बात करूं तो स्कोलियोसिस, अगर देखो जिसको अगर स्कोलियोसिस होता है तो कुछ इस प्रकार का उसका कह सकते हो शरीर दिखता है, ठीक है, मतलब कि एक हिस्सा उसका ऊपर उठा हुआ दिखता है, एक उसका हिस्सा नीचे दिखता है हमको, ठीक है, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। मतलब कि एक देखो ऐसा दिखेगा, देख रहे हो मुझे, तो ये स्कोलियोसिस है। तो उसका का हिप जो है, एक हिप भी ऊपर उठा हुआ दिखेगा, एक नीचे बैठा हुआ दिखेगा, एक उसका शोल्डर भी ऊपर उठा हुआ दिखेगा, नीचे बैठा हुआ दिखेगा, एक मतलब बिल्कुल बॉडी में बिल्कुल बैलेंस नहीं दिखेगा। जो पुष्पा वाला गाना है आपने सुना होगा, तो उसमें बॉडी वो ऐसा ऐसा स्टेप करता है वो, तो वही वाला आप समझ सकते हो स्कोलियोसिस है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, आप देख भी सकते हो, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसकी पूरी क्या हो गई, ऐसे कर्व सी हो गई ज़्यादा, आप ये भी कह सकते हो एस बन रहा है। और कारण की बात करूँ भाई, ये हो क्यों जा रहा है। अगर भाई आपके जोड़ों में रोग है तो ये हो सकता है। एक ही कंधे पर अधिक वजन डाल रहे हो तो भी आपको स्कोलियोसिस देखने को मिल सकता है। एक ही कंधे पर वजन कैसे डाल रहे हैं, मान लो कि आप बहुत सारा वजन उठा रहे हो बहुत टाइम से, वो भी एक हाथ से उठा रहे हो। अगर आप ऐसे उठाओ, अब ज़्यादा वजन उठाओगे, इस हाथ को अपने फ्री छोड़ रखा है, दूसरे हाथ से उठा रखा है, तो आप ऐसे चलोगे बहुत देर, बहुत टाइम तक, लॉन्ग प्रोसेस में आप ये काम करते रहोगे, तो आप देख रहे हो, आप जब वजन उठाओगे तो आपकी बॉडी ऐसी रहेगी। आप ऐसे वजन उठाओगे बार बार तो होगा क्या, ये आपका हिस्सा फिर ऐसे ही रह जाएगा, ध्यान रखना, और ये उठा हुआ दिखेगा, वही चीज़ है। तो एक ही कंधे पर आप ज़्यादा वजन डालोगे तो आपको स्कोलियोसिस हो सकता है। और आगे बात करें मेरुदंड में समस्या के कारण, मेरुदंड क्या होता है भाई, यही, ठीक है, जबकि स्पाइन इसको मेरुदंड बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो ये रीज़न है कुछ जिस वजह से स्कोलियोसिस होता है। लक्षण वही है, इसमें तो एक जो कूल्हा होता है, एक ऊपर दिखता है एक नीचे दिखता है, ऐसा एक जो कूल्हा है आपका ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, कूल्हा समझते हो ना, ये ध्यान रखना, एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा। और शरीर का वजन एक ही पैर पर ज़्यादा पड़ता है, सही बात है, जब आप ऐसा हो जाओगे तो आपका एक ही पैर पर जो है ज़्यादा वजन पड़ने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और शरीर एक तरफ झुका दिखता है, तो ये कुछ लक्षण है। सावधानियों की बात करूं तो कैल्शियम युक्त खाना आपको खाना चाहिए, एक ही तरफ भार पकड़कर आपको नहीं चलना चाहिए ज़्यादा देर तक। और ठीक कैसे कर सकते हैं, तो व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, तैराकी करना चाहिए, ठीक है, और त्रिकोण आसन आपको करना चाहिए। तो ये कुछ ठीक करने के उपाय हैं या व्यायाम है जो आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं, महिलाओं में, खेलों में महिलाओं की भागीदारी के शारीरिक लाभ बताने हैं। जो महिलाएं हैं अगर वो खेलों में पार्टिसिपेट करती है तो उनको शारीरिक लाभ क्या देखने को मिलते हैं, तो मांसपेशियां मजबूत होती है, उनका जो हृदय प्रणाली होती है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं वो अच्छा होता है, मोटापे पर नियंत्रण रहता है, और हड्डियां भी मजबूत होती है, ठीक है, बोन डेंसिटी बढ़ती है। बोन डेंसिटी का मतलब है हड्डी के अंदर जो मटेरियल होता है जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। अब वो कौन सा मटेरियल होता है हड्डी के अंदर, वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो वो रहता है, ध्यान रखना, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हो तो ये कुछ लाभ हैं जो कि महिलाओं को देखने को मिलते हैं अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का जो देता ही देता है, डबल स्टार्ट होगा इस पे भी, महिला एथलीट ट्रे क्या है, ठीक है, महिला एथलीट ट्राइड क्या इंग्लिश में बोलूँ तो त्रे इसलिए बोलते हैं, त्रे का मतलब तीन होता है, ध्यान रखना है। तो उसके अंदर तीन ऐसी बीमारी है जो कि महिलाएं जिससे ग्रसित रहती है, या पुरुष भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए इसका नाम महिला एथलीट त्रे भी है। तो महिला एथलीट जो त्रे है ना, इसमें तीन जो है बेसिकली बीमारियां आती हैं। अस्थि सुशीलता जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कह देते हैं, ऋतुरोध दूसरी है, तीसरा है भाई भोजन संबंधी विकार, ये ध्यान रखना है। तो इन तीनों के बारे में ही हम बात करेंगे। जिसको ये हो जाती है ना तो उसको जो है इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, क्या तो इसके साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, और कई बार तो इससे मृत्यु भी हो सकती है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो।
आगे चले, पहले हम बात करते हैं अस्थि सुशीरता की यानी ऑस्टियोपोरोसिस की। और तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या, हड्डी से रिलेटेड ये होती है, ध्यान रखना इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। अगर और हल्का सा अगर झटका भी लग जाएगा तो हड्डियां टूट भी सकती है। और जो ये रोग है ना, ये रोग अस्थि सुशीरता वाला, ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। कारण क्या है भाई, हॉर्मोन्स के कारण, क्योंकि महिलाओं में हॉर्मोन्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं। आहार में कैल्शियम नहीं है, मतलब आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें कैल्शियम ही नहीं है। और मासिक रजोरोध के कारण जो महिलाओं में देखने को मिलता है ना, जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, उस वजह से भी जो है ये हो सकता है। या कोई नशा वशा करती हो महिला या कोई पुरुष, तो उसको भी जो प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस वाली। आगे चले, ऋतुरोध की बात करें तो ऋतुरोध यानी जिसको रजोरोध भी बोलते हैं, तो ये महिला ऋतुरोध महिलाओं में वो अवस्था होती है, वो फेज होता है या वो स्टेट होती है जिसमें भाई प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी उनमें मासिक स्राव नहीं होता है ना। प्रजनन योग्य आयु का मतलब है कि वो भाई क्या कर सकती है, मतलब कि वो भाई सेक्स कर सकती है, ठीक है। फिर भी जो है उनमें क्या नहीं हो रहा है, मासिक स्राव नहीं हो रहा है। मासिक स्राव नहीं होने का मतलब, मासिक स्राव का मतलब क्या है, जो महीने में जो क्या आता है, पीरियड्स आते हैं, हर महीने क्या आते हैं भाई, जो पीरियड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं मासिक स्राव, ठीक है। मासिक मतलब महीना होता है। तो ये अगर नहीं हो रहे हैं, वो एज भी हो चुकी है, फिर भी ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऋतुरोध बोलते हैं, या इसको रजोरोध भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसमें किसी महिला का मासिक धर्म जो है 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए भी रुक जाता है, ठीक है। मासिक स्राव नहीं हो रहा है टाइम होने पर भी, और इसमें कई बार जिसको ऋतुरोध होता है, कई बार 3 महीने तक भी जो है ये मासिक स्राव रुक जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे कुछ रीजन है भाई कि ऋतुरोध क्यों हो सकता है, मतलब क्यों होता है भाई। असंतुलित आहार, मतलब कि ऐसा खाना आप खा रहे हो जो कि बैलेंस्ड नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। कम कैलोरी वाला भोजन आप खा रहे हो, हॉर्मोन्स में बदलाव के कारण ये हो सकता है, और अधिक व्यायाम के कारण भी हो सकता है। और एक और लिख सकते हो, जो बेसिकली जिसमें जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो कौन सी होती है, महिला एथलीट को देखने को मिलती है। किसको, महिला खिलाड़ी जो होती है, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती है, ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी जो है, एक लिमिट से ज़्यादा उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये रीजन होते हैं मतलब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन संबंधी विकार की, जो कि जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। 2 मार्क्स में सेपरेटली भी आ सकता है और आया भी है। तो भोजन संबंधी विकार क्या होता है, जो भोजन से रिलेटेड हो, मतलब कि जब कोई व्यक्ति जो है नॉर्मल से ज़्यादा खाने लग जाए या नॉर्मल से बहुत कम खाने लग जाए, खाए ना, उसको बोलते हैं भोजन संबंधी विकार। ये 2 प्रकार का होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसको हम क्षुधा भाव भी बोलते हैं, या बुलिमिया जिसको हम अतिशुदा भी बोलते हैं। तो दोनों की बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करूं तो इसमें होता क्या है, जो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एक भोजन संबंधी विकार है जिससे पीड़ित होता है, तो अपने शारीरिक भार को कम करने के पर्पज से, उद्देश्य से क्या करता है, भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है ना। कई बार क्या होता है ना, लोग चढ़ा देते हैं मोटे, बोल देते हैं ना, कितना थलथला हो चुका है तू, कितना मोटा हो चुका है, तो बंदा दिल पे ले लेता है कई बार। तो फिर अपना वजन घटाने के लिए, भार को कम करने के लिए, मोटापे को घटाने के लिए वो क्या करता है, खाना छोड़ देता है या बहुत कम खाता है, फूड का इंटेक बहुत कम कर देता है। और ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जिससे जो है उसका खाना बिल्कुल थक जाता है, वो खाता ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। तो जिसके कारण वो वह दुबला पतला हमें दिखने लग जाता है, और वजन करने के लिए वो कई गलत तरीके भी यूज करता है, जिससे उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती है। समझ रहे हो भाई। आगे बात करें बुलिमिया की, तो इसको हम अतिशुदा रोग बोलते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है एनोरेक्सिया का। क्या होता है, यह खाने से संबंधित विकार है जिसमें पीड़ित व्यक्ति होता है, ग्रसित व्यक्ति होता है, वो जरूरत से ज्यादा भोजन करने लग जाता है। इसका भी सेम रीजन है, कोई बंदा पतला दिखता है तो उसको भाई सोसाइटी में कोई बंदा चढ़ाता है हाँ, तो वो क्या करता है भैया, उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा खाना खाता है ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं बुलिमिया, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, तीसरा चैप्टर जो अपना योग वाला चैप्टर है, तो योग के लाभ या योग का महत्व, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, हमको पता होना चाहिए। तो योग जो है ना, बेसिकली शरीर को मजबूत करता है, शरीर को शुद्ध रखता है, आसन विकृति को ठीक करता है। पीछे हमने पढ़ा ना आसन विकृतियां बहुत सारी, तो उसको ठीक करने के लिए भाई योग बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग बहुत जरूरी होता है। तो ये योग का महत्व है, ठीक है, ध्यान रखना।
आगे बात करते हैं जीवन शैली से संबंधित 5 रोग कौन से हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो मोटापा है, मधुमेह है, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, ये जिसको आप गठिया भी आप बोल सकते हो। ध्यान रखना, गठिया मतलब जोड़ों में दर्द वगैरह जो होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम मोटापे की बात कर लेते हैं क्योंकि मोटापा कई बार एग्जाम में आया है और आएगा इस बार भी, ध्यान रखना। तो मोटापा ये होता है। मोटापे की बात करूँ, मोटापा होता क्या, तो मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में वसा की मात्रा यानी फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां भी जो है होने लग जाती है। और जैसे कि भाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, एटसेट्रा यानी इत्यादि। तो ये मोटापे की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब मोटापे से बचने के लिए बहुत सारे अपने पास क्या होते हैं, आसन होते हैं। आप देख सकते हो, तड़ासन होता है, पवन मुक्तासन होता है, कटी चक्रासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन और उष्ट्रासन। ये क्या है, बेसिकली कुछ अपने क्या है आसन है जो आपको कर लेने चाहिए मोटापे से बचने के लिए। ठीक है भाई। तो ये आसन मैंने अपनी जो है भाई चैप्टर की वीडियो जो बना रखी है, इसकी लगभग 1 घंटा 45 मिनट या 34 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लेना। ठीक है, बड़ी हेल्पफुल रहेगी, योग चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहेगा तुम्हारा। और बाकी कोई भी 2 याद कर लो जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब है जो कि हर बीमारी के लिए कॉमन हो, तुम्हें बहुत हेल्पफुल करेंगे। ऐसे तड़ासन है ये, तड़ासन लगभग सब में काम आता है ये, तो तड़ासन तो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और मोटापे के लिए, और बाकी ये हो गए। ठीक है, और बचे हो ये रहे। ठीक है, ध्यान रखो। अगले चैप्टर की बात करूं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ बताने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी डबल स्टार लगा लो आप, आता ही आता है कि जो CWSN वाले बच्चे हैं, अगर उनको हम शारीरिक गतिविधियां करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो उसके क्या फायदे हैं, उसके लाभ क्या हैं, क्या एडवांटेजेस क्या है, तो आपको ये बताने हैं। तो भाई कराते हैं अगर फिजिकल एक्टिविटीज उनको, तो उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होएगी। आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आ जाना है, आपको स्वास्थ्य में सुधार की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन आता है और उसके बारे में लिखना है कि अगर हम विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां करवाते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि खेल में पार्टिसिपेट करने से वो बहुत सारी गतिविधियां करेंगी जो उनके शरीर को लाभ पहुंचाएगा। आपको ऐसे लिखना है सबके बारे में। ठीक है, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे क्यों हो जाएगी भाई आत्मसम्मान में वृद्धि? क्योंकि जहाँ वो बच्चे अकेले आइसोलेशन में रहते थे, पूरे समाज से कटे हुए फील करते थे, वहाँ जब वो गेम से पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो उनमें क्या होगा, आत्मसम्मान आएगा, उनका खुद खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। चिंता तनाव के स्तर में कमी आएगी। जब 4 लोगों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, तो टेंशन वगैरह भाई खत्म हो जाती है। सामाजिक कौशलों का विकास होगा भाई। सामाजिक कौशल जैसे कि क्या होता है भाई, सामाजिक कौशल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि ईमानदारी है ना, दोस्ती, ये कुछ क्या है, सामाजिक कौशल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल एक्टिविटीज से क्या होता है भाई, इनको लाभ मिलता है, ये सब चीजें सीखते हैं। तो एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग बना के। और आगे बात करूं, नियमित दिनचर्या इनका बन जाता है भाई। सही बात है, जब आप भाई फिजिकल शारीरिक गतिविधियां कर रहे हो तो एक नियमित दिनचर्या मतलब रूटीन बन जाता है इनका। ठीक है, ये भी एक फायदा है, क्योंकि अगर किसी की जिंदगी में रूटीन नहीं है ना भाई, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल समझ लो बिना पहिए की साइकिल है, ध्यान रखना। और एकाग्रता में सुधार होता है। सही बात है, क्योंकि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम शारीरिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो इससे जब हम डेली क्या कर रहे हैं भाई, वो एकाग्रता कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर गेम के लिए, फिजिकल शारीरिक गतिविधियों के लिए, तो वहाँ पर हमारा जो एकाग्रता है ना, हमारा जो कंसंट्रेशन है, उसमें सुधार आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करूँ, अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए रणनीतियाँ कौन सी होनी चाहिए? मतलब कि हमने देखा पीछे कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज के लाभ बता दो, ठीक है भाई बता दिए, लेकिन हम कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज, कौन सी शारीरिक गतिविधियां जो हमें इन बच्चों के लिए चुननी चाहिए CWSN के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, रणनीतियां होनी चाहिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पूर्व डॉक्टरी जांच। मतलब भाई कोई भी शारीरिक गतिविधि देने से पहले क्या कर लो, एक डॉक्टरी जांच करवा लो उनके लिए। हमें पता चल जाएगा उसको कौन सी दिक्कत है ना, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसके अंदर कमी क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, हम उसके लिए वो शारीरिक गतिविधि चूज कर पाएंगे। पूर्व अनुभव यानी कि भाई उसका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है, कोई ऐसा है पुराने गेम को रिलेटेड कोई उसका एक्सपीरियंस, तो वो आपको पता होना चाहिए। उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्या भाई शारीरिक गति चुननी चाहिए, उसकी क्षमता क्या है उसके हिसाब से,
और रूपांतरित उपकरण मतलब कि जैसे उसकी नीड है उसके हिसाब से क्या करना है, आपको उपकरण जो है बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो किसी को सुनाई नहीं देता है, फिर भी हम उसके लिए शारीरिक गतिविधियां उसको कराना चाहते हैं। अब मान लो भाई फुटबॉल गेम ही है ना, फुटबॉल ही हम चूज कर रहे हैं उसके लिए। तो फुटबॉल में क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सीन कर देंगे जिसमें फुटबॉल में आवाज आती हो, मतलब फुटबॉल जहाँ भी मूवमेंट करे उसमें साउंड आ रहा हो, ऐसा भी, जिससे जो बच्चा है ना, मतलब जिसको देखने में दिक्कत है, ठीक है, सुनने में दिक्कत नहीं है, जिसको देखने में दिक्कत है उसके लिए एग्जाम्पल है ये वाला। तो वो क्या कर सकता है भाई, वो बिना देखे भी क्या कर पाएगा, उसकी आवाज से, किसकी आवाज से, फुटबॉल में जो आवाज आ रही है उससे वो जो है फुटबॉल कहाँ जा रही है वो पता कर पाएगा। तो उसको बोलते हैं रूपांतरित उपकरण, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही उपयुक्त वातावरण, तो बच्चे के अकॉर्डिंग, जो CWSN वाला बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वातावरण को बदलना है। तो जैसा वातावरण उसके लिए सूटेबल है हमें वही वातावरण उसके लिए रखना है। ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, ध्यान रखना है। रूपांतरित नियम मतलब कि भाई उसके अनुसार जो है भाई गेम के नियम भी बदल देने चाहिए। नियम जैसे कि मान लो कोई गेम 8 मिनट चलता है, तो वो गेम अगर 5 मिनट चलना चाहिए तो भाई 5 मिनट चला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 5 मिनट में गेम खत्म कर दो। तो रूपांतरित नियम मतलब भाई नियम चेंज कर दो, किसके अकॉर्डिंग, इन बच्चों के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अतिरिक्त देखभाल, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी है। क्या करनी है भाई, एक्स्ट्रा केयर करनी है, ताकि उस बच्चे को ये ना लगे कि भाई हमको ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है तो कोई भी 4-5 याद कर लो, एग्जाम के लिए इनफ है। आगे चले, अगले चैप्टर की बात करें। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इससे, और इसमें लगभग आपका आधा चैप्टर नहीं पड़ जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो संतुलित आहार में एक ऐसा आहार होता है, तो शरीर को जो भी तत्व चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो उचित मात्रा में हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, संतुलित आहार हम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो संतुलित आहार हो गया। अब पोषक तत्व क्या होते हैं भाई, या जिसको हम बोल सकते, या पोषण क्या होता है। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हमें भोजन को खाना, पचाना, उसको अवशोषित करना, और और पोषक तत्वों का उपयोग क्या करना, अपनी वृद्धि के लिए करना, विकास के लिए करना। इसको हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। समझ रहे हो। और पोषण से ही हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उसी से हमारा एक संतुलित आहार बनता है। तो पोषक तत्व की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आ जाता है। माइक्रो में विटामिन और खनिज आ जाता है। तो दोनों की बात हमको करनी है। तो मैक्रो यानी वृहत पोषक तत्व की बात करूँ तो ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमको ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए हमारे भोजन के अंदर। बता दिया है जैसे कि मैंने आपको, ठीक है। ये तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं पहले, या उससे पहले माइक्रो क्या होता है, जो हमारे भोजन में जो हमें कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे विटामिन और खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो हमारे खाने का या हमारे आहार का एक मुख्य अंग होता है। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, तुरंत मिलती है ऊर्जा, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। और पचने के बाद, जैसे ही पचता है खाना या कार्बोहाइड्रेट पचता है, ये ग्लूकोज में बदल जाता है, ध्यान रखना। प्रोटीन की बात करूं और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करूं तो भाई ध्यान रखना है आपको, आलू लिख सकते हो, है ना, और घी भी आप लिख सकते हो। आप सब्जी लिख लो कोई, हरी सब्जियां। ये सब क्या है, बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। प्रोटीन की बात करूं तो ये एक वृहद पोषक तत्व है, हमें पता है। हमें प्रोटीन हमारे जो पाचन क्रिया संस्थान है ना, उसके द्वारा जो है अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। और अमीनो एसिड भाई बहुत जरूरी होते हैं। टोटल 23 अमीनो एसिड होते हैं। कितने एसिड होते हैं, 23 अमीनो एसिड होते हैं। जो कि अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हमारे पाचन क्रिया द्वारा जो है अमीनो एसिड में बदल दे जा रहे हैं। और कितने अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 23 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें 9 अमीनो एसिड जो है आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। तो इन 23 में से 9 तो हमारे खाने में ऑलरेडी होने चाहिए, ध्यान रखना। नहीं होंगे तो बात बिगड़ जाएगी, मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में होगा नहीं। और इन अमीनो एसिड्स का प्रयोग जो है शरीर के द्वारा रक्त मांसपेशियां हो गई, नाखून हो गई, त्वचा हो गई, बालों को और आंतरिक बाल हो गए, अपने आंतरिक अंग हो गए अपने, उसके निर्माण के लिए करा जाता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसलिए जो प्रोटीन है ना, इसको हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे बात करें, और प्रोटीन जो भाई नए ऊतकों को बनाता भी है। टिश्यू, अगर मान लो टिश्यू खराब हो गया, टिश्यू बिगड़ गया, उसको रिपेयर करना हो गया, उसको बनाने का काम जो है, उसकी मरम्मत का काम प्रोटीन करता है। और जल और अम्लों के बीच संतुलन को यानी बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। प्रोटीन के स्रोत की बात करूँ तो दूध हो गया, और दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, साबुत दालें, मांस या अन्य मांसाहारी आहार जो हो गया, मेवे, और जो जितने भी ऑयल वाले बीज होते हैं, वो सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। वसा की बात करूँ, जिसको हम फैट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फैट बोलते हैं, तो एक वृद्ध पोषक तत्व है। और वसा वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम बात करें 1 ग्राम वसा, तो उसमें लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। और वसा जो हमें गर्म रखती है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है ना। जो चमड़ा है, अगर वो शरीर किसी का मोटा है, तो उसके जो अंदर, शरीर के अंदर के जो कोमल अंग है, सुरक्षा मिलती है, ध्यान रखना, वसा से। और वसा हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करता है, ठीक है। और वसा में कुछ घुलनशील विटामिन भी होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई के जो विटामिन है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। मतलब बिना वसा में वसा में घुलेंगे तभी जो है ए, डी, ई के काम कर पाएंगे हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो वसा जो है इन विटामिन को घोलने में मदद करता है, डिजोल्व करने में मदद करता है। वसा के स्रोत की बात करूं तो वनस्पति तेल, मेवा हो गया, एवोकाडो फल हो गया, और ये पादप स्रोत है, ठीक है, मतलब जहां से हमें वसा मिल जाती है। पशु की बात करें, मांस, मछली, अंडे हो गए, तो यहाँ से पशु के थ्रू हमें वसा मिल जाती है। और दूध से बने पदार्थ। और एक और बात ध्यान रखना भाई वसा के लिए, अगर हम ज़्यादा वसा इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो हम मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जल की बात करूँ भाई, जल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे शरीर के लिए। आपने सुना भी होगा कि भाई जल ज़्यादा पीना चाहिए अपने को। तो जल जो है भोजन का एक आवश्यक तत्व है। लगभग हमारे शरीर का 70% भाग जल से ही बना है। खून में भी 90% पानी ही होता है। हमें 8 से 10 गिलास जो है पानी पीना ही चाहिए। और जल के माध्यम से ही जो है ना, विभिन्न कोशिकाओं तक जो आवश्यक पोषक तत्व है वो पहुंचाए जाते हैं। आपको पता होगा, जो ब्लड है, ब्लड अपना खून, उसी के थ्रू जो है भोजन, उसी की तरह जो भोजन है ब्लड के थ्रू ही हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। ये आपको पता है, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। अब ब्लड पहुंचाता है, और ब्लड में 90% पानी है, ये आपको पता ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और जल जो है अपना भोजन को पचाने के लिए भाई सहायता करता है। और जल हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियमित करने में, नियंत्रित करने में मदद करता है। और हमारे शरीर में जो वेस्ट बनता है ना, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? जल ही करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए। माइक्रो की बात करूँ, जिसमें विटामिन और खनिज है। तो विटामिन जो है भाई, ये हमारे भोजन के ऐसे घटक है, अवयव आप कह सकते हो, या कंपोनेंट, आप ऐसे कंपोनेंट कहते हैं। अवयव का मतलब यही होता है जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा यानी कि बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। और रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कार्बन इनमें ऐड होता है, और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना। जिनको, जो हमें अल्प मात्रा में चाहिए होता है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किए जाते, हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है, लेकिन चाहिए हमें कम मात्रा में होता है। यानी भोजन के रूप में हमको इसको लेना पड़ता है, विटामिन को। अब विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन सा घुलता है? बी और सी। और वसा में पीछे मैंने बताया ए, डी, ई, के, ठीक है। कीड़ा से याद रख सकते हो, कीड़ा से याद रख सकते हो, के, ई, डी, ए, वसा में घुलनशील, ठीक है भाई। और आगे चले, खनिज लवण की बात करूं तो ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, पीछे हमने देख ली है, जिनकी आवश्यकता जीवन भर होती है, लेकिन कम मात्रा में पड़ती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। और स्थूल पोषक तत्व क्या है? वही जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पड़ा। मानव शरीर द्वारा ये एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला आवश्यक खनिज आहार है, ठीक है, खनिज लवण। समझ गए? अगले चैप्टर की बात करूं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, कई बार आया एग्जाम के अंदर, पता होना चाहिए तुमको, पिछले साल भी आया था। तो हम क्या करते हैं इसमें भाई, खड़े होने की क्षमता को मापते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट से, या पैरों की शक्ति, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पैरों की शक्ति को मापने के लिए भी जो है
फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट करा जाता है। उपकरण कौन कौन से चाहिए इसमें? समतल सतह चाहिए, मतलब एक प्लेन एरिया चाहिए, एक ईंट चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, कैसे करना है इसको? एक पैर से ईंट पर खड़े हो जाना है आपको। आप देख सकते हो इमेज भाई, ये फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है। तो एक पैर से जो है सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है और संतुलन बनाते हुए दूसरे पैर को मोड़ना है और आपको अपने दूसरे हाथ से मतलब पकड़ना है और पास ले जाना है। कहाँ पर? आपको कूल्हे के। तो एक पैर पे खड़े हो गए, दूसरे पैर को कूल्हे के पास ले जाना है और आपको हाथ से पकड़ना है। ठीक है, और आपको इसी स्थिति में क्या है, लगभग 60 सेकंड तक रुकना है और जितनी बार आप गिरोगे उसी को काउंट करा जाएगा। तो जैसे ही व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, स्टॉप वॉच को रोक देना चाहिए। और अगर ये ध्यान रख लेना भाई, अगर आपको बताऊं तो अगर ये 60 सेकंड तक चलता है, कितना चलता है भाई? 60 सेकंड तक चलता है। अगर पहले ही 30 सेकंड के अंदर, पहले ही 30 सेकंड के अंदर जो है, अगर वो भाई 15 से ज़्यादा बार ना, 15 से ज़्यादा बार अपना संतुलन खो देता है तो उस टेस्ट को वहीं रोक दिया जाएगा, आगे इस टेस्ट को नहीं कराया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इसका स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। रिकली और जोन्स टेस्ट कई बार एग्जाम के अंदर आता है तो पता होना चाहिए। तो रिकली और जो जोन्स टेस्ट है ना, वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि, वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस चेक करने के लिए जो है ये इसको विकसित करा गया है। कब करा गया था? 2001 में करा गया था रिकली और जोन्स के थ्रू, इसलिए इसका नाम यह पड़ा गया है, ध्यान रखना। अब इसमें 6 टेस्ट आते हैं अपने: चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। ऐसे आपको नाम याद रखने, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट की। अगर आप देखना चाहो तो ये क्या होता है, अपना चेयर स्टैंड टेस्ट होता है। इसके उद्देश्य क्या होता है, मतलब इसको कराया क्यों जाता है, क्या चीज़ मेजर करी जाती है? तो उसमें शरीर का जो निचला हिस्सा होता है ना, उसकी शक्ति देखी जाती है कि भाई जो लोअर बॉडी अपनी होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। उपकरण क्या चाहिए? एक सीधी बैक वाली कुर्सी चाहिए, लगभग 44 सेंटीमीटर वो ऊंची होनी चाहिए और कोई भी उसमें मोड़ नहीं होना चाहिए पीछे। आप देखते हो ना प्लेन कुर्सी जो होती है, पीछे की बैक बिल्कुल ऐसी सीधी होनी चाहिए, कोई मुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो ये उपकरण चाहिए। कैसे करा जाता है इसको? तो जो जो भी इस टेस्ट को कर रहा है वो कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है और हाथों को छाती पर क्रॉस की स्थिति में ऐसा रखता है, ध्यान रखना। और जैसे ही मतलब वही कमांड मिलती है, संकेत मिलता है, परीक्षार्थी बिना हाथों का सहारा लिए उठता है और बैठता है। मतलब ऐसे उठेगा बैठे, मतलब बैठेगा उठेगा, ध्यान रखना है। और ये प्रक्रिया जो आपकी बेसिकली 30 सेकंड तक जारी रहती है। और इस अवधि में जितनी बार परीक्षार्थी पूरी तरह से उठता है बैठता है, उसी को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, काउंट करा जाता है। वही क्या होता है, उसका स्कोर होता है कि 30 सेकंड में उसने कितने कंप्लीट करा एक साइकिल को। ठीक है भाई, उठा और बैठा एक साइकिल हो जाती है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है अगर मान लो कि व्यक्ति जो है बैठा और फिर खड़ा हो गया है ना, और टाइम खत्म हो गया, तो उसको भी काउंट कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। आर्म कर्ल टेस्ट की बात करूं, देखो भाई कुछ इस प्रकार का दिखता है ये टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट। बैठे रहना होता है, इसमें ऐसे ऐसे करना होता है। उद्देश्य क्या होता है? शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति जांचनी होती है, देखनी होती है, जो अपनी ऊपरी बॉडी होती है। उपकरण क्या चाहिए? महिलाओं के लिए 5 पाउंड का भार चाहिए होता है, पुरुषों के लिए 8 पाउंड का। बिना बाहों वाली कुर्सी चाहिए। बाहों वाली कुर्सी मतलब कौन सी कुर्सी? ऐसे जिसमें हाथ रखते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीछे का हिस्सा होना चाहिए बस। ठीक है ना, देखो जैसे कि यहाँ पर कोई सपोर्ट वाला नहीं है वो लगाने का, सिर्फ बैक चाहिए हमें। ठीक है, और विराम घड़ी चाहिए, मतलब स्टॉप वॉच चाहिए। तो ये इक्विपमेंट जो चाहिए हमें ध्यान रखना है। अब प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर जिसको करना कैसे है, तो प्रतिभागी जो है कुर्सी पर बैठता है और अपने मजबूत हाथ से जो है क्या करता है, भार को पकड़ लेता है, जो भी हाथ उसका मजबूत है, और भार को नीचे से सूट के जैसे पकड़ के साथ पकड़ना होता है। मतलब जो भी भार है उठा रहा है उसको सूट के जैसे पकड़ से क्या होता है भाई, पकड़ना होता है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे सूट के इसको पकड़ते हैं ना, ऐसे हम नीचे इसको ऐसे पकड़ना है और जब जैसे कमांड आए ऐसे करना है। ठीक है भाई, तो बाह का ऊपरी भाग स्थिर रहे, केवल निचला भाग जो है कंधे से जो नीचे का हिस्सा होता है वो हिले। मतलब तुम्हें ये नहीं हिलाना है, हिलेगा क्या, बस ये देखो मैं भी तो ये कर रहा हूँ, ये नहीं हिलना चाहिए, बस तुमको ये हिलाना है, बस कोनिक वाला हिस्सा ध्यान रखना है। तो अपनी अब जब अपनी पूरी सीमा तक पहुंच जाए तो वो धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। मतलब कि नीचे से ऊपर उठाया, वापस धीरे धीरे जो है नीचे पुरानी स्थिति में आ जाता है। 30 सेकंड तक ये चलता है, ध्यान रखना है। तो जितनी बार बाह मोड़ता है ना, मतलब जितनी बार अपनी बाजुओं को मोड़ता है, वही क्या होता है, उसका स्कोरिंग होता है, ध्यान रख लेना भाई।
अब चेयर सीट एंड रीच टेस्ट की बात करूँ तो शरीर के निचले भाग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। पैमाना चाहिए होता है इसके अंदर, 44 सेंटीमीटर वाली ऊंची कुर्सी चाहिए होती है। देख लो ये क्या है भाई, इसकी इमेज है भाई, टेस्ट कैसे करा जाता है। तो इसमें भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, बाहें नहीं चाहिए होती है, बस एक पीछे बैक वाली सीधी बैक वाली कुर्सी चाहिए होती है जो कि 44 सेंटीमीटर ऊंची होती है। ठीक है, समझ रहे हो। अब करते कैसे हैं भाई, तो कुर्सी को दीवार से सटाकर रख दो ताकि प्रतिभागी सुरक्षित रहे, पता चल रहा है वो ऐसे टेस्ट कर रहा, आगे कुर्सी भी उसके ऊपर गिरे। तो प्रतिभागी जो है ना कुर्सी के किनारे पर बैठे ताकि जो है एक पैर फर्श पर सीधा हो और दूसरा पैर आगे की ओर सीधा फैला हो। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का, एक पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और एक बिल्कुल फर्श पर सीधा होना चाहिए, 90 का एंगल बना रहा हो। ठीक है, ध्यान रखना ये। और दोनों हाथों के बीच वाली जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाए, मतलब ऐसे। तो इस पोजीशन में बैठना है, एक पैर आपका 90 डिग्री पर रहेगा और एक आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, स्ट्रेट, कुछ मोड़ना नहीं है, और एक ऐसा आपको रखना है और सीधा आपको जो अपने इस पैर के अंगूठों को छूने की कोशिश करनी है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो। और आगे बात करें तो वही से बता रखा जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, और इस स्थिति को आपको 2 सेकंड तक बनाए रखना है। ठीक है, मान लो जितना भी आगे तक आप जा सकते हो चले जाओ और 2 सेकंड तक आपको वो स्थिति बनाए रखनी है। और पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों के बीच की दूरी को मापा जाता है। ये भी पैमाना चाहिए होता है कि भाई जो आपके पैरों की उंगली और हाथों की उंगलियों के बीच में कितना गैप है उसी को मेजर करते हैं। और मान लो यदि आपकी जो उंगलियां हैं वो पैर की उंगलियों को छू लेती है, सिर्फ छू लेती है, सिर्फ 0 मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। और यदि उंगलियां आगे चले जाती है आपकी पैरों की उंगलियों से तो आपको पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। वो कितना गई है वो मेजर कर लिया जाता है कि अभी कितनी उंगलियां आपकी आगे गई हैं पैरों की उंगलियों से। और मान लो कि यदि जो उंगलियां हैं पैरों की वो पीछे ही, सॉरी हाथों की जो उंगलियां वो पीछे रहती है तो आपको जो स्कोर होगा वो नेगेटिव होगा, और वो कितना होगा वो मेजर कर लिया जाएगा। समझ रहे हो। अब अगले टेस्ट की बात करूँ, बैक स्क्रैच टेस्ट। उद्देश्य क्या है, बेसिकली ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग की लचक क्या है, और स्पेसिफाई कर दो तो कंधों की लचक मेजर करने के लिए जो है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट किया जाता है। प्रक्रिया सिंपल सी है, उससे पहले आप देखो भाई ये होता है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट, यूं करना होता है, इसको ध्यान रखना है, एक नीचे से और एक सर के पास से। प्रोसीजर देखो तो विद्यार्थी को एक हाथ सर के पीछे से और दूसरा हाथ नीचे की ओर से जो है पीठ के नीचे से, एक हाथ सिर के पीछे से और दूसरा हाथ नीचे से पीठ के ऊपर की ओर ले जाना होता है, नीचे से जाओगे और पीठ के ऊपर ले जाना है। और दोनों हाथों की मध्य जो उंगलियां हैं उसको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, एक ऊपर से जो ले गए और एक आप नीचे से जो ले गए उसको मिलाने की कोशिश करनी होती है। और यदि दोनों उंगलियां सिर्फ छूती हैं तो क्या होगा, 0 मिलेगा स्कोर। और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब टच बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो स्कोर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वो कितना ओवरलैप करते हैं वो मेजर कर लिया जाएगा। अगर इनके बीच में गैप बना रहता है दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में तो स्कोर नेगेटिव रहेगा, और वो कितना रहेगा वो मेजर कर लिया जाएगा, ध्यान रखना। और यह परीक्षण 2 बार किया जाता है, जो सबसे अच्छा होता है उसी को अंतिम स्कोर मान लिया जाता है, ध्यान रखना। आगे चले 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो कैसा दिखता है भाई ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक चेयर होती है, 8 फुट की दूरी पर जो है एक कोन रख लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेना होता है, वापस जाना होता है। तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट बेसिकली क्या है, तो चलते समय फुर्ती और संतुलन का मूल्यांकन करना होता है कि चलते समय कितनी गति रहती है, फुर्ती कितनी होती है और संतुलन कितना है, इसका मूल्यांकन करना होता है, ध्यान रखना। किसके थ्रू, इस टेस्ट के थ्रू। कौन कौन से उपकरण चाहिए, सीधी बैक वाली एक कुर्सी चाहिए 44 सेंटीमीटर ऊंची, एक विराम घड़ी चाहिए, एक कोन चाहिए, एक टेप चाहिए और एक समतल क्षेत्र चाहिए, उबड़ खाबड़ जगह नहीं चाहिए। प्रक्रिया सिंपल सी है, कुर्सी को दीवार से लगाना होता है, कुर्सी के आगे 8 फुट की दूरी पर एक कोन रख देना चाहिए, पता चल जाए कि भाई 8 फुट की दूरी है। और जो प्रतिभागी है ना वो कुर्सी पर सीधा बैठा होता है, ध्यान रखना, यानी टेढ़ा वेढ़ा बैठा है। और पैर जो फर्श पर सपाट और हाथ घुटनों पर हो, मतलब ऐसे बैठना है, और जो ये आपके हाथ है वो घुटनों पर होने चाहिए। और जैसे ही कमांड मिलती है, संकेत मिलता है, प्रतिभागी तेजी से उठकर कोन तक चलता है या दौड़ता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, और कोन को पार करके, कोन को पार करके तुरंत जो वापस अपनी स्थिति पर आने की कोशिश करता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। और जिस समय प्रतिभागी वापस कुर्सी पर बैठ जाता है उसी समय को नोट कर लिया जाता है कि उसने कितना टाइम लिया 8 फुट को वापस चलने में। और प्रतिभागी को 2 अवसर मिलेंगे भाई, जो बेस्ट होगा उसको चूज कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें सबसे कम समय उसने लिया होगा वही उसका बेस्ट स्कोर होता है और मान लिया जाता है। 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट। तो 6 मिनट्स जो वॉकिंग टेस्ट है आपका, इसमें होता क्या, सिंपल सा है। उद्देश्य क्या है इसका, एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए करा जाता है, ये ध्यान रखना आपको।
और उपकरण क्या चाहिए, एक समतल स्थल चाहिए, मापने का फीता चाहिए और एक विराम घड़ी चाहिए। 6 मिनट्स तक चलना होता है, कहने का मतलब वो है। इसमें एरोबिक क्षमता पता चलती है। तो चलने के लिए ना दूरी या मार्ग को लगभग 45 से 15 मीटर में चिन्हित किया जाता है ना भाई, 45 से 15 मीटर तक। रास्ते में नियत अंतरालों पर क्या होते हैं भाई, कौन होते हैं, मतलब क्या रख दिया हमने, कौन रख दिए जहाँ जहाँ उनको दौड़ना है 6 मिनट तक। और 6 मिनट में जितनी दूरी वो तय करते हैं ना अधिकतम, वो इनका स्कोर होता है, ध्यान रखना। और जो परीक्षार्थी मतलब जो टेस्ट दे रहा है वो प्रैक्टिस ट्रायल उसको दिया जाता है। और परीक्षण के दौरान परीक्षार्थी अपनी सुविधा के लिए वो चल भी सकता है और दौड़ भी सकता है, वो उसकी इच्छा है। परंतु जितनी दूरी वो तय करेगा वही क्या होगा, उसका स्कोर होगा, वो उसके ऊपर वो दौड़ रहा है चल रहा है। 6 मिनट के अंदर जितनी दूरी तय वो करेगा वही उसका स्कोर है। अगले चैप्टर की बात करूँ 7वें की, तो शारीरिक पुष्टि के घटक बताने हैं आपको। तो शक्ति, लचीलापन, सहन क्षमता और गति, ये 4 क्या होते हैं, शारीरिक पुष्टि के घटक होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ आप फिजिकली फिट हो तो आपके ये 4 घटक अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक कौन से हैं, ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्ति यानी स्ट्रेंथ, अगर मैं कह रहा हूँ किसी की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है तो कौन से कारक जो है वो ध्यान में रख रहा है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला जो कारक है ना जिससे आपकी शक्ति डिसाइड होती है वो है भाई मांसपेशियों का आकार, ठीक है भाई, क्या है वो, मांसपेशियों का आकार है, ठीक है। तो मांसपेशियों का आकार मतलब कि भाई मांसपेशी आपकी कैसी है, छोटी है, बड़ी है, वो ध्यान रखना है आपको। तो बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, आपको पता होना चाहिए। जिसकी मसल बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, उसकी शक्ति ज़्यादा उत्पन्न वो कर सकता है, तो वही बात है। और पुरुषों की जो मांसपेशियां होती है वो बड़ी होती है, इसलिए वो ज़्यादा शक्ति उत्पन्न कर पाते हैं। और महिलाओं की जो मांसपेशी होती है उनके आकार छोटी होती है, तो इसलिए वो थोड़ी कम शक्ति उत्पन्न कर पाती है। और जो मांसपेशियों का आकार है ना, इसको ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है शरीर का भार, जो ज़्यादा भारी होगा वो शक्तिशाली भी ज़्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अधिक भार वाले भारोत्तोलक होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपैरेटिवली जो पतले होते हैं। आगे चले, मांसपेशियों की संरचना कैसी है, मतलब कि मांसपेशियों का कंपोजिशन कैसा है, उनके अंदर कौन से फाइबर है, उससे उनकी शक्ति डिसाइड होती है। जैसे कि तो 2 तरह के फाइबर होते हैं मांसपेशियों के अंदर, एक फास्ट ट्विच फाइबर, एक स्लो ट्विच फाइबर। तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर यानी कि जिनको हम सफ़ेद फाइबर भी बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो वो अधिक शक्ति उत्पन्न कर पाते हैं एक बार में, ध्यान रखना, बहुत तेज। जिनको ऐसी जगह पे शक्ति बहुत तेज़ी से चाहिए होती है तो वहाँ पर आपके फास्ट ट्विच फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो आप बहुत तेज़ी से शक्ति उत्पन्न कर पाओगे, है ना। बल्कि भाई जब लाल, जिसको हम स्लो ट्विच फाइबर भी कहते हैं, तो ये शीघ्रता से शक्ति उत्पन्न नहीं करती है, धीरे धीरे संकुचित होते हैं। मतलब ऐसे काम में जहाँ पर आपको शक्ति बहुत देर तक चाहिए तो वहाँ पर आपका जो स्लो ट्विच फाइबर है वो काम कर रहा होता है। और लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं स्लो ट्विच फाइबर। तो इन फाइबर की जैसी प्रतिशत होगी मतलब एक बॉडी के अंदर, है ना, वैसे ही आपकी शक्ति होगी। जिसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा है तो वो देर तक शक्ति बनाए रख पाएगा, जिसके अंदर सफ़ेद फाइबर ज़्यादा है तो वो एक ही बारी में उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, लंबे समय तक उस शक्ति को बनाए नहीं रख पाएगा। और जो ये फाइबर्स है ना भाई, ये अनुवांशिक तौर पर डिसाइड होते हैं, मतलब आपको ये इनहेरिट पेरेंट्स से ही मिलते हैं। आप इसको ये नहीं बढ़वा या घटवा नहीं सकते हो, ये पेरेंट्स के थ्रू होता है, अनुवांशिक तौर पर आपको पेरेंट्स से ही मिलता है। तंत्रिका आवेग की प्रबलता, सही बात है, आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कितना कैपेबल है, वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये भी डिसाइड करता है आपकी शक्ति को। क्यों? क्योंकि आपकी मसल कब काम करेगी, जब आपका ब्रेन आपकी मसल को सिग्नल देगा। तो वही बोला कि तंत्रिका आवेग आपका कितना अच्छा है वो भी शक्ति डिसाइड करता है। तो जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान में भाई क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक आपका ब्रेन, अरे भाई चल जा यार, एक ब्रेन और आपका हो गया भाई एक स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड, ये 2 होते हैं। तो किसी भी केंद्रीय स्नायु संस्थान से आने वाली जो अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग है ना, वो अधिक संख्या में क्या करते हैं, गत्यात्मक इकाइयों को उद्दीपित करता है, मतलब कि जनरेट करता है। जिस वजह से क्या होती है, मांसपेशी, देखो गत्यात्मक इकाई का मतलब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि मसल तक पहुँचता है और उसी हिसाब से मसल क्या करती है, आपके एक्ट करती है। तो मांसपेशी के अधिक बल से संकुचित होती है, जिस हिसाब से यहाँ पर गत्यात्मक इकाई पहुँचती है और अधिक बल उत्पन्न कर पाती है। अगर सिग्नल ही ढंग से नहीं पहुँचेगा आपकी मसल तक ब्रेन के थ्रू, तो वहाँ पर आपकी जो गति है, जो मसल है, वो भी क्या इतनी तेजी से संकुचित नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करूं, लचक को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक बताने हैं।
लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी आपकी? सबसे पहला, मांसपेशियों की शक्ति। ठीक है भाई, शक्ति मांसपेशी जैसी होगी उस हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन लचक के लिए मांसपेशी शक्ति चाहिए तो है। तो मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना बहुत जरूरी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो विशेषकर गुरुत्व और भारी बल के विरुद्ध काम करना, मतलब कि अब ग्रेविटी के या जो भारी बल एक्सटर्नल फोर्स है उसके खिलाफ आप काम कर पाओ, उतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे मान लो आप आगे झुक तो सकते हो लेकिन पीछे झुक रहे हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा तो शक्ति का चाहिए चाहिए। तो वही बात है, तभी आपकी लचक ठीक होगी। जोड़ों की बनावट, हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ है, सारे जोड़ जो है अलग अलग तरह की क्या करते हैं, गति कर पाते हैं, वही चीज है। तो जैसे जोड़ वैसी गति। जैसे हमारे कंधे के कैसे कंधे हैं, ये ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं, ज्यादा गति कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे पैर के घुटने हैं वो ज्यादा गति नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना। आंतरिक वातावरण, तो शरीर के अंदर का वातावरण कैसा है ना, या टेम्परेचर कैसा है, वो भी लचक को निर्धारित करता है, ध्यान रखना। जैसे कि 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने से क्या होता है, शरीर का तापमान और लचक में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप ठंडे पानी में बैठ जाओ 10 मिनट तक, तो आपका शरीर अंदर से ठंडा हो गया, तो आपकी लचक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही आप गर्म पानी में बैठे हो 10 मिनट तक, तो आपकी लचक और शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर रहने से कम होती है। अगर आप बाहर रह रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस यानी ठंड में आप रह रहे हो, तो आपका जो लचक है वो थोड़ी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, ध्यान रखना। चोट से भी लचक डिसाइड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो संयोजक ऊतकों और मांसपेशियों में चोट के कारण क्या होता है, जो प्रभावित क्षेत्र होता है, मतलब कि जहां पर चोट आपकी लगी है वहां पर सूजन आ सकती है, समझ रहे हो। और रेशेदार ऊतक भाई कम लचीले होते हैं और अंगों के संकुचन को कम कर सकते हैं, मतलब सूजन आ जाएगी। तो जो भी एरिया जहाँ पर आप स्ट्रेच करते हो या फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत होती है वहाँ पर, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकता है जहाँ पे सूजन आई है। ठीक है भाई, तो जिससे लचीलेपन में कमी आ सकती है। आगे चलें, आयु है, जीवन शैली है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो कम होते जाएगी। और जीवन शैली की बात करूं, अगर आपकी जीवन शैली सक्रिय है मतलब एक्टिव है तो आप फ्लेक्सिबल हो गए। अगर आपकी जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल, वो निष्क्रिय है मतलब अनएक्टिव है, सिर्फ आप बिस्तर पर पड़े रहते हो, तो आपकी लचक कम हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूं, जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं? जोड़ यानी जॉइंट, जब जोड़ अपनी जगह से हिल जाए, डिसलोकेशन हो जाए उनकी, तो उसको हम बोलते हैं जोड़ों का विस्थापन, ध्यान रखना। जैसे आप देखो ये इमेज देख रहे हो, है ना, उसमें क्या होगा, तो ये वाला कंधा है, इसका अपनी जगह से हिल गया है, मतलब अपनी सॉकेट, जो इसका सॉकेट जॉइंट होता है, ये यहाँ से क्या हो चुका है, अपनी जगह से हट गया है, तो इसको बोलते हैं जोड़ों का विस्थापन। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अस्थि भंग किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकार बताओ। ये तो भाई मैं देख रहा हूँ, आप 2021 का, 22 का, 23 का पेपर उठा के देखो, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो इस पर तो भाई डबल स्टार लगा लो आप, ध्यान रखना है। तो अस्थि में लगी जो चोटें होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि भंग बोलते हैं, ध्यान रखना है, यानी फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये प्रकार है 5, कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, अनुप्रस्थ, तिरछा और पचड़ी अस्थि भंग। ये इनकी इमेजेस हैं। कच्ची अस्थि भंग ये रहा, बहुखंड ये रहा, और अनुप्रस्थ, इनकी इमेज देख लो भाई। कई बार क्या होता है, केस स्टडी आ जाती है, तो वहाँ पर ये सिर्फ आपको नाम भी बताने होते हैं। और ये पचड़ी अस्थि भंग है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कच्चा अस्थि भंग है, तो कच्चा अस्थि भंग जो होता है ना, बेसिकली बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। किसमें? बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिसको कच्चा अस्थि भंग होता है ना, तो इसमें हड्डियाँ बहुत नरम हो जाती हैं, क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है, जिसमें हड्डी टूटी भी होगी ना वो दिखती नहीं है। और जिसके कारण क्या है, हल्का झटका इसमें लग जाएगा तो हड्डी टूट ही जाएगी, और ये बचपन में ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुखंड अस्थि भंग नाम से पता चल रहा है, जब आपकी जो हड्डी है वो ज़्यादा हिस्सों में टूट जाए, तो ये क्या बहुखंड अस्थि भंग है। अगर आपकी हड्डी जो है एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है या दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जा रही है, बहुखंड अस्थि भंग हो जाएगा। ऐसे अनुप्रस्थ अस्थि भंग, जब आपकी हड्डी जो है समकोण में टूट जाए, ये आपका अनुप्रस्थ है, देखो समकोण में हड्डी टूटी है, यहाँ पर यूं आपकी हड्डी जो है ऐसे टूटी है, ठीक है, ऐसे टूटी, यहाँ से टूटी है, ये समकोण में मतलब ऐसे टूटी है। ठीक है, ध्यान रखना। तिरछा अस्थि भंग, विकर्ण में टूटी हुई हड्डी। विकर्ण मतलब क्या होता है, तिरछी हिस्से में टूटी है, मतलब ऐसे यूं टूटी है, यूं तिरछा, तो ये क्या आपका, इसको बोलते हैं हम तिरछा अस्थि भंग। देखो आपकी हड्डी जो है यूं टूटी है, ध्यान रखना। पचड़ी अस्थि भंग की बात करूं, जब हड्डियां टूटने के बाद जो है एक दूसरे में, उनके हड्डियों के सिरे एक दूसरे में धंस जाए पूरा,
तो ये नीचे धस चुका है, ये इधर धस चुका ऊपर की साइड, ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अब अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 8, तो चैप्टर बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, बट टेंशन मत लो, जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वही एग्जाम में आएंगे और चैप्टर आपको आसान भी लगेगा, ठीक है। तो वही पहले क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर से, तो न्यूटन की गति के नियम आपको बताने हैं। क्या बताने हैं भाई? न्यूटन्स के नियम कौन से? 3 होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जड़ता का नियम, त्वरण का नियम और प्रतिक्रिया का नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोल देते हैं। तो जड़ता का नियम क्या है? तो जो ये नियम है ना, इसको पहला नियम भी बोलते हैं न्यूटन का। तो ये नियम क्या बताता है कि जो कोई वस्तु है ना, अपनी वर्तमान स्थिति में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लग जाएगा। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगेगा। भारी बल का मतलब है, जैसे मान लो वस्तु चल रही है, उसको कोई रोक रहा है ना, तो वो भारी बल हो गया। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, उसको कोई किक मार रहा है, मतलब बॉल ही मान लो रुकी हुई है, उसको कोई किक मार रहा है, तो बॉल आगे जाएगी, गति करेगी। तो वो वर्तमान स्थिति में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगेगा, यही नियम बताता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए फुटबॉल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है, बताया। फुटबॉल अगर रुकी हुई है तो ये उसकी वर्तमान स्थिति है, कोई किक मारेगा वो भारी फोर्स हो गया, जब भी क्या कर पाएगी, वो गति कर पाएगी, ठीक है। अगर बॉल चल रही है, उसको वहां से कोई रोकेगा अपने पैर से, तो वो भारी बल हो गया। तो ये जड़ता का नियम है। त्वरण के नियम की बात करूं तो ये गति का दूसरा नियम है, ठीक है। और इसको हम संवेग का नियम भी कहते हैं, ध्यान रख लेना है भाई, ठीक है। अब जो त्वरण का नियम है ना, इसमें बेसिकली जो काम करता है यहाँ पर एक बल और आपका द्रव्यमान, ये दो मेन चीज हो जाते हैं यहाँ पर, जो कि गति का दूसरा नियम बनाता है, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? देखो, जैसे कि पहले यहाँ पर एक जो त्वरण का मतलब समझो। त्वरण का मतलब क्या होता है भाई? गति में परिवर्तन, ठीक है। क्या? गति में परिवर्तन, यानी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कैसे आएगा, वो दो चीज पर डिसाइड करता है, मैंने बताया, बल और द्रव्यमान। अब कोई वस्तु कितनी गति कर जाएगा, कोई वस्तु कितनी गति करेगा, वो बल और द्रव्यमान पर डिसाइड करता है। तो जो त्वरण है ना, इसका रिलेशन होता है, क्या होता है? रिलेशन होता है इसको किसका भाई? त्वरण से रिलेशन होता है बल और द्रव्यमान का। वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण जो है ना, उसकी जो दर है वो वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समानुपाती का मतलब सिंपल सा होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज आपस में समानुपात है, दो चीज आपस में क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो त्वरण है ना, वो बल के तो समानुपाती है, और बल के समानुपाती का मतलब ये है, अगर मैं बल बढ़ाऊंगा तो किसी वस्तु का त्वरण भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है वही जो त्वरण है ये उसके द्रव्यमान के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि अगर मैं द्रव्यमान बढ़ा दूंगा, मतलब एक तरह से वजन बढ़ा दूंगा, तो उसका त्वरण मतलब उसकी गति उतनी ही घट जाएगी। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं गति का दूसरा नियम। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप एक बॉल को नॉर्मली फेंक रहे हो वो कम दूर तक जाएगी, एक बॉल को आप बहुत तेजी से फेंक रहे हो तो वो ज़्यादा दूरी दूरी कवर करेगी, पता है ना आपको। तो यहाँ पर त्वरण का नियम लग जाता है। आगे बात करूँ तीसरे नियम की, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये सिंपल सा है, इसको तीसरा नियम भी बोलते हैं कि आप वस्तु पर जैसा एक्शन करोगे ना, उसका उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप जितना एक्शन करोगे ना, या जितना आप बल लगाओगे, तो उसका उतना ही अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम समझो, जैसे कि हम गन से गोली चलाते हैं, गन से क्या चलाते हैं भाई? गोली चलाते हैं। तो जितना बल से गोली आगे जाएगी ना, उतना ही आपकी गन पीछे भी जाएगी। देखोगे झटका, जैसे गोली चलते झटका भी लगता है आपको पीछे की साइड। ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे पानी है, अब पानी में तैरना है, आप पानी को पीछे की साइड धकेलते हो तो पानी आपको आगे की साइड धकेलता है, उतना ही आगे धकेलता है। जितना आप पानी को पीछे धकेलते हो उतना ही पानी आपको आगे धकेलता है। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं भाई, घर्षण के लाभ और हानि बताने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। घर्षण के लाभ की बात करूं, ऐसे घर्षण आपको पता होगा जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब कि जब दो वस्तु की सतह आपस में संपर्क में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है, तब घर्षण बल जनरेट होता है, ठीक है। और एक तरह से गति में रुकावट डालता है, सीधी बात में कहूँ तो, और गति को बढ़ाता भी है। तो लाभ की बात करूं तो वस्तु जैसी है उसकी वो स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि मान लो ये पेन है, अपने हाथ पर ऐसे रख दूं, एक पेन की सतह आ गई, मेरे हाथ की सतह आ गई, तो देखो, तो पेन जिस स्थिति में है ना, ये उसी स्थिति में रहेगा, ना हिलेगा ना डोलेगा।
तो वस्तु की स्थिति को बनाए रखने में जो घर्षण मदद करता है, गति में सहायता भी करता है ना। अगर जैसे आप रोड पर चल पा रहे हो तो वो घर्षण की वजह से ही चल पा रहे हो, ठीक है ना। अगर सतह को बिल्कुल मैं प्लेन कर दूं, चिकनी कर दूं सतह को, तो क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। तो रोड थोड़े आपने देखोगे कैसे बनाए जाते हैं, तो रोड में थोड़ा क्या कर जाता है, घर्षण लगाया जाता है ताकि हम चल पाए आसानी से। और खिलाड़ी कई बार क्या करते हैं, अपनी गति को अच्छा बनाने के लिए वो घर्षण का यूज करते हैं। वो घर्षण का यूज कैसे करते हैं, अपने जूतों के अंदर स्पाइक्स लगाते हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं, थोड़ी नुकीली नुकीली चीजें जूतों के नीचे निकल रही होती है, उससे पकड़ बन जाती है खेल के मैदान में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भी जो है भाई घर्षण काम आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है भाई बैडमिंटन को पकड़ते हैं तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी सही होता है, मतलब उससे पकड़ आसानी हो जाती, पकड़ में आसानी होती है। कई बार बच्चे गली में जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो पता नहीं क्या रबड़ सा अपने उसकी हत्ती पे लगा देते हैं या बोतल भी लगा देते हैं, ऐसे करके जलाकर उसको, तो वो ग्रिप बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और उनको पता है पकड़ मजबूत कैसे हो रही है, क्योंकि वो घर्षण बढ़ा रहे हैं बेसिकली, जो उसकी हत्ती है बैट की, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, घर्षण को बढ़ा रहे हैं। तो घर्षण के कारण जो है खिलाड़ी अपने हाथों से वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पा लेता है। बैडमिंटन खिलाड़ी जो रैकेट में पकड़ को मजबूत करने के लिए घर्षण को बढ़ाते, सीधी सी बात है, एक क्रिकेट का सीन है। और ताप को बढ़ाना है तो भी घर्षण के कारण ही होता है, तो ये लाभ है। आप ऐसे 2 मिनट हाथ को रगड़ लो तो घर्षण ही तो है ये, रगड़ो ऐसे तो आपको थोड़ा तापमान बढ़ता हुआ दिख जाएगा। हानि की बात करूं, वस्तु में टूट फूट हो जाती है। अगर आप घर्षण को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दोगे, अगर आप घर्षण को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वस्तु टूट फूट भी सकती है ना। मान लो मैं इसको पेन को एक ऐसी जगह फंसा दूँ, मान लो ऐसी जगह में फंसा दूँ, ठीक है, देखो अभी घर्षण बहुत कम है, ठीक है, घर्षण बहुत कम है। अगर मैं बहुत टाइट से पकड़ लूँ, मैंने क्या कर दिया भाई, घर्षण बहुत बढ़ा दिया, अब मैं इस पेन को निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो क्या हो सकता है भाई, इसलिए पेन टूट वगैरह भी सकता है अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो वस्तु में टूट फूट भी हो जाती है भाई, ध्यान रखना। और इसलिए अगर हमें वस्तु में टूट फूट नहीं करनी है तो हमें क्या करना चाहिए भाई, तेल या चिकनाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो आसानी से वो निकल जाए। समझ आ रहा है भाई। और भाई दूसरी हानि की जब मैं बात करूं तो ऊर्जा का नुकसान भी होता है। आप खुद सोचो ना, अगर घर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो ऊर्जा का नुकसान भी हो रहा है। अब पीछे हमने देखा अगर वस्तु कहीं फंस जाए घर्षण ज़्यादा होने की वजह से, तो उसको निकालने में कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो वही चीज़ है। तो ऊर्जा का नुकसान भी होता है, तो घर्षण जो है ऊर्जा को ख़त्म भी कर देता है। अगर तुम्हें मूवमेंट आसानी से करनी है ना, या तुम्हें गति अच्छी करनी है, गति में सहायता करवानी है, तो घर्षण बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर घर्षण बढ़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके हानि है, ध्यान रखना। गति को कम भी कर देता है, सीधी सी बात है। तो रोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की गति को कम कर देते हैं, ठीक है। इस खेल के लिए सतह चिकना बनाया जाता है। अगर आपको रोलर स्केटिंग वगैरह करनी है तो वहां पर सतह को चिकना बनाया जाता है, मतलब घर्षण कम करा जाता है। लेकिन अगर मान लो सतह खुरदरी है तो घर्षण बढ़ गया वहां पर, तो यह हानि है, क्योंकि घर्षण जो है गति को कम भी कर देता है और गति को मुश्किल भी बना देता है। तो कठिन और अधिक घर्षण भी क्रियाओं को क्या करता है, गतिविधियों को मुश्किल बना देता है। आप खुद ही नहीं चल पाओगे किसी उबड़ खाबड़ जगह पे, तो घर्षण जो है गति को मुश्किल ही बनाता है, कम भी कर देता है, ऊर्जा का नुकसान भी करता है और वस्तु में टूट फूट भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन भाई बहुत फेमस है, आता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो भाई प्रक्षेप्य क्या होता है, फिर प्रक्षेप्य पथ की बात करेंगे। तो जब किसी वस्तु को जो है ग्रेविटेशन फोर्स के प्रभाव में फेंका जाता है तो वस्तु नीचे तो आएगी पता आपको। तो वस्तु को हम आकाश की तरफ जो है फेंकते हैं तो वो नीचे तो आएगी। तो जो पाथ वो लेती है ना, फेंकना तो प्रक्षेप्य हो गया। अब मैं यूँ फेंक रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वस्तु को फेंक रहा हूँ, है ना, तो इसने जो पाथ कवर करा फिर नीचे आई है ना, तो गुरुत्व क्रिया लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, नीचे तो आनी है। तो जो रास्ता इसने तय करा इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं, ध्यान रखना। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कि भाई ये होते हैं प्रक्षेपण का कोण, प्रारंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध और स्पिन। ये कुछ कारक है जो कि प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला है प्रक्षेपण का कोण, मतलब कि आप किस कोण से जो है वस्तु को फेंक रहे हो, वस्तु को आप किस कोण से फेंक रहे हो, इसको ये डिसाइड करता है कि उसका पथ क्या होगा। अगर आपको सबसे ज्यादा दूरी तय करनी है, मान लो अगर आपको क्या करनी है, सबसे ज्यादा दूरी तय करवानी है वस्तु की, यानी प्रक्षेप्य पथ बहुत बड़ा करवाना है, तो आपको किस डिग्री से फेंकना है, 45 डिग्री के कोण से आपको फेंकना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ही वस्तु को जब अलग अलग
हम या फेंकेंगे, कोणों से फेंका जाता है तो वो अलग अलग दूरी भी तय करती है, आपको पता होना चाहिए। बस अगर ज़्यादा दूरी तय करवानी है तुमको तो 45 डिग्री के कोण से फेंको। अगला जो कारक है वो है भाई प्रारंभिक वेग, मतलब कि आप स्टार्टिंग में कितना वेग दे रहे हो, कितनी स्पीड से उसको फेंक रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अगर प्रारंभिक वेग अधिक होगा तो वस्तु अधिक दूरी तय करेगी, मतलब उसका प्रक्षेपण थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर उसका प्रारंभिक वेग ही कम होगा, मतलब मान लो मैं इसको ऐसे ही फेंक दूँ और इसको ऐसे फेंकूँ, तो दोनों में अंतर होगा ना, दोनों कम अलग अलग दूरी तय करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रक्षेपित वस्तु, अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वो सब पे लग रहा है, वो नीचे लाएगा वस्तु को। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा दूरी तय करवानी है तो प्रक्षेपित वस्तु मतलब कि जो फेंकी गई वस्तु है उसका भार जितना अधिक होगा ना, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। मतलब अगर वस्तु हल्की है तो गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम लगेगा उस पर, अगर वस्तु भारी है तो उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रखना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा, वस्तु जो प्रक्षेपित वस्तु उसकी ऊंचाई उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रख लेना है। वायु प्रतिरोध, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है वैसे ही जब वस्तु प्रक्षेपित होती है तो हवा भी उस पर क्या डालती है, रुकावट डालती है। तो जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में चलती है तो हवा उसे रोकती है, उसकी गति को कम करती है। अब जो ये वायु प्रतिरोध लग रहा है इसके भी कुछ फैक्टर होते हैं, मतलब ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, तो सतह पे भी डिसाइड होता है। अगर मान लो सतह खुरदरी है तो ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा हवा का, चिकनी सतह है तो कम लगेगा, ठीक है। और अगर भाई वस्तु की गति जितनी ज़्यादा तेज होगी प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप साइकिल धीरे चलाते हो तो आपको सामने से हवा बहुत कम फील होती है, तेज चलाओगे तो सामने से ज़्यादा तेज हवा फील होगी। तो वही सीन यहाँ पर है। और द्रव्यमान की बात करूँ, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो वायु प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपको वायु प्रतिरोध थोड़ा कम फील होगा। ये वायु प्रतिरोध है। ऐसे ही अगला जो है स्पिन यानी घूर्णन। तो जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में घूमते हुए गतिमान होती है ना, तो वस्तु के ऊपरी हिस्से पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है, और निचले हिस्से पर निम्न वायुदाब बनता है। तो जो वस्तु है वो स्पिन करते हुए, मतलब धीरे धीरे घूमते घूमते क्या आती है, वो नीचे आती है। क्यों? क्योंकि वो घूमते हुए नीचे क्यों आती है, क्योंकि ऊपर बना उच्च वायुदाब, नीचे बना निम्न वायुदाब, और हवा हमेशा जो है उच्च से निम्न की तरफ चलती है। तो इसलिए जो है राउंड करते हुए जो है स्पिन की वजह से भी जो है वस्तु जो नीचे आती है, ये ध्यान रखना, घूमते हुए, समझ रहे हो। और वस्तु इसलिए ज़्यादा जितनी घूमेगी ना, जितनी राउंड करेगी वो उतनी ही कम दूरी तय करेगी, ध्यान रख लेना। अगले चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर 9 की। तो पहला क्वेश्चन, जंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो 3 होते हैं भाई, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, जो कि शर्मीला, कम बोलने वाला, कम घुलने मिलने वाला, समाज में बिल्कुल नहीं बोलता है, और जितने भी सामाजिक आयोजन होते हैं, जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं उसमें वो शामिल होता ही नहीं, जाने की मन ही नहीं करता उसका, क्योंकि वो शर्माता है, थोड़ा उसको डर लगता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बहिर्मुखी बिल्कुल इसका अपोजिट, शर्मीला भी नहीं होता है, खुलकर बोलता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, समाज में खुलकर बोलता है, समाज में जो भी आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर इकट्ठा होता है, और बहुत कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उभयमुखी की बात करूँ, उभयमुखी क्या होते हैं, जिसको एम्बिवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं, मतलब कि जहाँ पर जरूरत हो रही है वहाँ पर ये शांत भी है, जहाँ पर बोलना है वहाँ पर ये बोलते भी है, तो उसको उभयमुखी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, व्यक्तित्व के 5 बड़े सिद्धांत आपको बताना, जो एग्जाम में आता है बिग 5 थ्योरी। तो 5 लक्षण ये हैं, स्पष्टता संबंधी लक्षण, कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण, बहिर्मुखिता संबंधी लक्षण, सहमतता और मनोविक्षुब्धता। तो अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी को चेक करना है, व्यक्तित्व को चेक करना है, तो इन 5 लक्षणों को हम चेक करते हैं उस व्यक्ति के अंदर। अगर मैं बात करूँ किसी व्यक्ति के अंदर हम स्पष्टता संबंधी लक्षण चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पर्सन कितना व्यवहारिक है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, वो कितना कल्पनाशील है, मतलब कितना वो सोचता है, कितना कल्पना करता है, कितना इंटरेस्ट लेता है नई नई चीज़ों में, कितना उसको अंदर जिज्ञासा है, और कितनी रचनात्मकता है, और कितनी भावना है। अगर मान लो किसी के अंदर ये लक्षण मैच हो जाता है, स्पष्टता संबंधी लक्षण है, तो उसके अंदर सारी खूबियाँ देखने को मिलती है। और कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो जीवन की चुनौतियों से किस प्रकार लड़ता है, सक्षम है या नहीं है, आत्मानुशासन है या नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है या नहीं समझता है, दूसरों पर कितना निर्भर है, और कठोर परिश्रम करता है या नहीं करता, और महत्वाकांक्षा। तो जैसा लक्षण उसके हिसाब से हम उसके अंदर जो ट्रेड्स आते हैं, जो खासियत आती है, उसको हम देखते हैं। ऐसे ही बहिर्मुखिता संबंधी लक्षण, तो कितना ऊर्जावान है, कितना पॉजिटिव रहता है, कितना इमोशनल है, कितना हर चीज नई चीज़ों को स्वीकारता है,
कितना लोगों से मिलना पसंद करता है, कितना बातूनी है, कितना जिंदा दिल है, कितना स्नेह रखता है और कितना मित्रतापूर्ण है। तो ये सारी क्वालिटी देखी जाती है किसके अंदर, बहिर्मुखिता संबंधी लक्षण के अंदर। तो अगर सब उसके अंदर ये सब होता है ना, बारी बारी सब चीज़ें चेक होती हैं और उसके अंदर ये सब चीज़ें देखी जाती है और एंड में उसका पर्सनैलिटी का पता हमें चल जाता है। उसके बाद सहमता संबंधी लक्षण, तो कितना सहयोगी है, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहता है और कितना उदार है, मतलब कितना काइंड है दूसरों के लिए। मनोविक्षुब्धता, कितना गुस्से वाला है, कितना टेंशन में रहता है और कितना चिंता में रहता है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ लक्षण है जो कि इन 5 लक्षणों के अंदर आते हैं। तो ये क्या होता है अपना बिग 5 लक्षण सिद्धांत, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, आक्रामकता से आप क्या समझते हो? तो आक्रामकता यानी एग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो शारीरिक और मौखिक व्यवहार होता है जिसका लक्ष्य दूसरों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाना होता है। चाहे ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा लो तुम, चाहे उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंचा लो, मतलब कि बोलकर उसके मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डाल दो। देखो आगे बात करें तो आक्रामकता के 3 प्रकार होते हैं, चतुरतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता और मुखर व्यवहार आक्रामकता। चतुरतापूर्ण आक्रामकता क्या है, जहां पर जानबूझकर किसी को, सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरे को घायल करना होता है इंटेंशन, और शारीरिक बल का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी भी कर लेता है और जानबूझकर किया गया काम होता है ये। सहायक आक्रामकता क्या होता है, अनजाने से दूसरों को शारीरिक घायल करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फुटबॉल का गेम चल रहा है, दूसरे से बॉल छीलते वक्त क्या हो गया, उसको ऐसा टच हो गया जिससे वो गिर गया, वो घायल हो गया, तो ये अनइंटेंशनली था। और वो लक्ष्य अच्छा प्राप्त हो, है ना, प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन हो, तो इसलिए बेसिकली ये हो जाता है और शारीरिक बल का इस्तेमाल इसमें करा जाता है। मुखर व्यवहार क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर वैद्य बलों का यूज करा जा रहा है। वैद्य बल मतलब कि यहाँ पर दूसरों को मनोवैज्ञानिक तौर पर, मतलब कि कुछ ना कुछ बोल कर जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वर्बली बोलकर। और यहाँ पर कोई भी नियम नहीं तोड़े जाते, वही चीज बोले जाते जो नियम के दायरे में है। यानी मैं कहूँ तो मौखिक बल का यूज करा जा रहा है यहाँ पर शारीरिक बल की जगह पे। अगले चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर 10। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शक्ति क्या है, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है। तो शक्ति मनुष्य की वह क्षमता होती है, योग्यता होती है, जो वो किसी प्रतिरोध, मतलब किसी अपोजिट जो फोर्स आ रहा है उसके विरुद्ध वो काम कर पाता है। ठीक है, अब शक्ति के प्रकार भी होते हैं भाई, गतिशील शक्ति होती है, स्थिर शक्ति होती है। गतिशील शक्ति के भी 3 पार्ट होते हैं लगभग, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहन क्षमता। तो बात करते हैं भाई, ध्यान रखना है। देखो गतिशील शक्ति क्या होती है, गति में रहते हुए शक्ति का इस्तेमाल करना। स्थिर शक्ति मतलब कि किसी अवस्था में रुकते हुए शक्ति दिखाना। तो गतिशील शक्ति के 3 टाइप्स होते हैं, इसकी बात करते हैं। अधिकतम शक्ति क्या है, अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता, मतलब कि आपके खिलाफ बहुत तगड़ा अवरोध आ गया तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो, अपनी अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हो। ठीक है, और विस्फोटक शक्ति, अवरोध के विरुद्ध तेजी से करना। जो अवरोध आपके सामने आ रहा है, तेजी से आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो उसके खिलाफ, क्योंकि शक्ति तो लग रही है, बल लगा रहे हो आप, तो ये विस्फोटक शक्ति है। शक्ति सहनशीलता, तो अवरोध के विरुद्ध थक गए आप, काम करते करते, उसको रोकते रोकते, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको रोक के रखे हो, कार्य कर रहे हो, तो ये शक्ति सहनशीलता होती है। अब शक्ति को विकसित भी करना है भाई अपने को टाइम टू टाइम, तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां होती है, 3 होती हैं। आइसोमेट्रिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति के प्रकार भले ना आए, ये जरूर आता है, ध्यान रखना। विकसित करने की विधियां, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, 3 व्यायाम होते हैं, ध्यान रखना। तो आइसोमेट्रिक व्यायाम की बात करूं तो ये ऐसा व्यायाम होता है जिसमें मांसपेशियों को सक्रिय किया जाता है, लेकिन मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ध्यान रखना। या जोड़ों की स्थिति में या लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और आइसोमेट्रिक 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, आइसो प्लस मैट्रिक। आइसो का मतलब होता है समान, मैट्रिक का मतलब मैट्रिक का मतलब होता है समान लंबाई एक तरह से। ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो समान लंबाई, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोमेट्रिक में मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मांसपेशियों को एक निश्चित स्थिति में तनाव में रखा जाता है, और यह व्यायाम ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सही होता है, उपयोगी होता है, और ये अक्सर चोटों के बाद जो है अपनी बॉडी को फिर से वैसे स्थिति में लाने के लिए करा जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अब इसमें मांसपेशियों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप भाई दीवार को धक्का लगा रहे हो तो आप वैसे ही रहोगे, आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। जो जिम्नास्टिक करते हैं, है ना,
जैसे कि अभी आर्चरी भी ले लो आप। अब देखो आर्चरी में ऐसे ही रहेगा, बंदा यूँ छोड़ देगा, तो उसकी मांसपेशियों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहा है। इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। जिम्नास्टिक हो गई, वो भी इसी के अंदर आता है, ध्यान रखना। आगे चले, आइसोटोनिक व्यायाम की बात करें तो ऐसे व्यायाम जिनमें मांसपेशियों की लंबाई बदलती है और शरीर के जोड़ों में गति भी होती हुई दिखाई देती है, और लेकिन मांसपेशियों पर तनाव समान रहता है, और इन व्यायामों में मांसपेशियां सिकुड़ती है और आराम भी करती है। जैसे कि देखो, सिकुड़ रही है, आराम कर रही है, सिकुड़ रही है, आराम कर रही है, ठीक है, जिससे शरीर की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। उसलिए तो कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो उदाहरण के लिए भाई, दौड़ना है, गेंद फेंकना, ये सब आपका आइसोटोनिक में आ जाता है। आइसोकाइनेटिक की बात करूं तो ऐसे व्यायाम जिनमें मांसपेशियों की गति जो है एक समान गति रहती है, मतलब मांसपेशियों की जो भी वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और आइसोकाइनेटिक में ना भाई विशेष उपकरण चाहिए होते हैं, मशीन चाहिए होती है, उपकरण चाहिए होते हैं, यानी बिना मशीन या उपकरण के ये आइसोकाइनेटिक वाले व्यायाम हो ही नहीं सकते हैं। तो जो मांसपेशी गतियों को नियंत्रित करते हैं, आपने देखा होगा ना, वो ट्रेडमिल ही कहता है आई थिंक, जिसपे जिम वगैरह के अंदर व्यक्ति दौड़ता है, तो उसमें वो स्पीड पहले ही डिसाइड हो जाती है ना। तो मशीन के द्वारा जो है इनकी गति नियंत्रित होती है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो होते हैं। और इसमें एक समान क्या रहता है, प्रतिरोध रहता है, मतलब जितना तुमने सेट करा होता है मशीन में। समझ आ गया? कुछ इसके एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, गति क्या है, तो गति मतलब पूरी देखेंगे हम, गति के टाइप्स, विकसित कैसे कर सकता है, सब कुछ। तो गति मनुष्य की वो योग्यता होती है जिससे वो किसी कार्य को करने में जिससे वो किसी कार्य को जल्द से जल्द करने में उसको मदद मिलती है। गति के प्रकार, तो प्रतिक्रिया गति योग्यता, तो किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया गति योग्यता बोलते हैं। त्वरण गति योग्यता क्या होती है, अपने अधिकतम गति की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना। जितनी गति तुम प्राप्त कर सकते हो ना, अपनी स्पीड, उसको बहुत जल्दी एक्वायर कर लेना, उसको त्वरण गति बोलते हैं। लोकोमीटर गति योग्यता, अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना, उसको लोकोमीटर बोलते हैं। मूवमेंट गति योग्यता, तो किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट गति योग्यता। लास्ट आपका गति सहनशीलता, तो थकावट की स्थिति में भी किसी क्रिया को जल्द से जल्द कर पा रहे हो आप, तो गति सहनशीलता होती है। बढ़ाने की विधियां दो होती है, त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि और पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि। तो त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि क्या है, तो ऐसी प्रशिक्षण तकनीक जो धावकों की गति को बढ़ाने और उनकी प्रारंभिक त्वरण क्षमता को सुधारने के लिए उपयोग की जाती है। और ये विधि गति के प्रारंभिक चरण पर ध्यान केंद्रित करती है, मतलब स्टार्टिंग में क्या स्पीड से बंदा चल रहा है, ठीक है, जो किसी भी दौड़ या खेल में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। ये त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि होती है, इसे बंदा दौड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, और उसकी जो गति बढ़ती है। दूसरा है पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि, तो ऐसी प्रशिक्षण विधि जिसमें धावकों को एक निश्चित गति पर दौड़ने के लिए प्रशिक्षित करा जाता है। इसमें जो है अपनी गति को बदल नहीं सकता है भाई। जो त्वरण दौड़ है भाई, यहाँ पर अपनी गति को बदल सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। पेस दौड़ में एक निश्चित गति जो उसने पकड़ ले, उसी गति से जो है उसको पूरा अपना ये जो ट्रेनिंग है वो पूरी करनी होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली सहन शक्ति, गति को, धीरज को बढ़ानी, पेशेंस को बढ़ाना होता है। और इस विधि का उपयोग जो है लंबी और मध्यम दूरी के धावकों द्वारा किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो लंबी या मध्यम दूरी की तैयारी कर रहा है रेस वगैरह के लिए, तो वो पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि का यूज करता है। तो यहाँ पर जो है भाई आपकी जो वीडियो है ये समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है ना, तो एग्जाम में आप खुश हो जाओगे जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं और आपको सब कुछ आता होगा। बाकी कमेंट, आपको और क्या चाहिए अपने एग्जाम के लिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।